है, पिछले क्लास में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को समझे थे। इस क्लास में हम लोग जो अगले जर्मनी के विचारक और विद्वान हैं, ठीक है, कार्ल रिटर के बारे में समझेंगे। देखिए, कार्ल रिटर और हम्बोल्ट में काफ़ी असमानताएं थी और काफ़ी समानताएं भी थी, लेकिन हम्बोल्ट को समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा पहले रिटर को समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें थी रिटर के अंदर और रिटर ने क्या क्या कार्य किए, वो सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो इनका जो पूरा नाम था वो था कार्ल रिटर। कार्ल रिटर का जन्म हम्बोल्ट के जन्म से 10 साल बाद यानी कि 1779 में हुआ था, और कार्ल रिटर की मृत्यु भी हम्बोल्ट के समय ही हुई थी, ठीक है। हम्बोल्ट भी 1859 में मरे थे, उनकी डेथ हुई थी, और कार्ल रिटर की मृत्यु भी 1859 में ही हुई थी, ठीक है। देखिए, कार्ल रिटर सबसे पहले जो है कि एक अध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू किए थे। इनका जो अध्ययन है वो भी गाटिंगटन यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। 6 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद से काफ़ी ये संघर्ष करते रहे। हालांकि कार्ल रिटर जो है हम्बोल्ट की तरह अभिजात परिवार से नहीं थे, है ना। जैसे हम्बोल्ट जो थे वो अभिजात परिवार से थे, कुलीन परिवार से थे, मतलब धनाढ़ परिवार से थे। रिटर के समक्ष ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। बचपन अच्छे से बीता, पढ़ाई भी अच्छे से हुई। रिटर को पढ़ाने वालों में सबसे पहले जो आरंभिक तौर पे उस समय जो है कि रूसों से संबंधित संस्थाएं चलती थी, है ना। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है रिटर की रूसों की संस्था में ही हुई थी। उसके बाद जो है आगे निकले और गाटिंगटन यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पर इतिहास, भूगोल, गणित, दर्शन शास्त्र, है ना, वनस्पति शास्त्र, इन सारी विषयों का क्या किया उन्होंने, रिटर ने अध्ययन किया। इसके बाद रिटर जो है 1820 में जर्मनी में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1820 में जर्मनी में रिटर जो है भूगोल के प्रोफेसर के, जर्मनी में जो है सबसे पहले 1820 में ही भूगोल पद पर जो है प्रोफेसर नियुक्त हुए। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले रिटर इतिहास के प्रोफेसर थे, है ना। इतिहास के शिक्षक के रूप में रिटर ने कार्य करना शुरू किया, लेकिन आगे चल कर के भूगोल में इनकी आस्था बढ़ी। इतिहास और भूगोल के बारे में रिटर का ये मानना है कि अगर हमें इतिहास जानना हो तो वहाँ सबसे पहले किसी भी स्थान का इतिहास जानने के लिए हमें वहाँ के भूगोल को जानना चाहिए, है ना। कि इतिहास के साथ साथ हम भूगोल को नकार नहीं सकते हैं, भौगोलिक पहलू को हमें जरूर ध्यान में रखना होगा, ऐसा रिटर का मानना था। रिटर हालांकि हम्बोल्ट से 1807 में ही जो है बर्लिन में मिल चुके थे। रिटर और हम्बोल्ट की जो भेंट हुई थी वह 1807 में ही हो गई थी। हम्बोल्ट रिटर से काफ़ी प्रभावित थे। हम्बोल्ट ने रिटर की प्रशंसा भी की, लेकिन हम्बोल्ट जहाँ पर जो है अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादी का अर्थ ये है जैसे कि कहीं पर भी हम्बोल्ट की रचनाओं में या किसी व्याख्यान में हमें भगवान या गॉड, ईश्वर शब्द सुनने को मिलता नहीं है, तो पूरी तरीके से वो ईश्वरवादी नहीं थे। लेकिन जो रिटर थे पूरी तरीके से उद्देश्यवादी और ईश्वरवादी थे, ठीक है। इनका जो भूगोलिक कहते थे कि जो भूगोल का मौलिक स्वरूप है वो मुख्य रूप से उद्देश्य प्रयोग और प्रयोजनवादी होना चाहिए। प्रयोजनवादी का अर्थ ये है, इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल, क्लियर है। इसको बोला जाता है टेलियोलॉजिकल ज्योग्राफर थे, ठीक है। प्रयोजन मूलक विचारधारा के थे। इनका कहना था कि पृथ्वी पर जो कुछ भी चल रहा है उस सभी चीज़ों का कुछ न कुछ उद्देश्य है। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या कोई घटना घट रही है, ठीक है, सबका कोई ना कोई क्या है, एक प्रयोजन है, कोई उद्देश्य है। तो भूगोल को मानते थे क्या, भूगोल को मानते थे कि यह एक प्रयोजन मूलक विषय है और उसी के आधार पे इनका उसी तरीके से जो है अध्ययन होना चाहिए। दूसरी बात, रिटर ने जब भूगोल को पढ़ाने की शुरुआत की, जब रिटर जो है भूगोल को पढ़ाया करते थे, है ना, तो बड़े दावे के साथ कहते थे कि मैं वैज्ञानिक भूगोल पढ़ा रहा हूँ, न कि परंपरागत भूगोल पढ़ा रहा हूँ। अपने विद्यार्थियों से ये कहा करते थे कि मैं वैज्ञानिक भूगोल पढ़ा रहा हूँ, है ना, न कि परंपरागत भूगोल पढ़ा रहा हूँ। अपने विद्यार्थियों के साथ जो ये क्षेत्रीय अध्ययन किया करते थे, क्लियर है, अपने विद्यार्थियों के साथ ये क्षेत्रीय अध्ययन किया करते थे, क्षेत्रीय भ्रमण भी किया करते थे। और यहाँ से जो है प्रादेशिक भूगोल को इन्होंने आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया? प्रादेशिक
भूगोल को। इनकी प्रादेशिक भूगोल में जो रचना है उसको लांडर कुंडे के नाम से जाना जाता है। क्लियर। लांडर कुंडे का अर्थ ही होता है प्रादेशिक भूगोल। रचनाओं में अगर आप लिखिएगा, रचनाओं को जैसे आप देख लीजिए पहले थोड़ा सा, रचनाओं में अगर आप लिखिएगा तो प्रादेशिक भूगोल लांडर कुंडे, इसके बाद जो है कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन अर्धकुंडे, ठीक है। अर्धकुंडे में पृथ्वी का वर्णन था। अर्धकुंडे 19 खंडों में थी, ध्यान दीजिएगा। अर्धकुंडे जो थी ये 19 खंडों में थी और अर्धकुंडे का प्रकाशन रिटर ने 19 खंडों में 19 भागों में 1817 से लेकर के 1859 तक के टाइम पीरियड में किया था। जो अर्धकुंडे का प्रकाशन है या रिटर ने जो जिस प्रकार के अर्धकुंडे को लिखा है ना, वो जो है 1817 से लेकर के 1859 तक 19 खंडों में रिटर ने उसको लिखा हुआ है। तो रिटर के जीवन काल में आगे क्या हुआ, रिटर 1807 में हम्बोल्ट से मिले थे, ये चीज़ हमने आपको बताई। हम्बोल्ट ने इनकी काफ़ी प्रशंसा भी की थी, ठीक है। रिटर ये कहा करते थे कि पृथ्वी मनुष्य के लिए बनी है, पृथ्वी का हर एक भाग मनुष्य के लिए है। पृथ्वी को जैविक इकाई समझते थे, एक जीवित प्राणी समझते थे। रिटर पृथ्वी को क्या समझते थे, ऑर्गेनिज्म समझते थे, ठीक है, यानी कि जीवित प्राणी। रिटर का मानना था कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी है और मनुष्य और अन्य भाग जो है उसके अंग हैं और पृथ्वी मनुष्य के लिए ही बनी है। लोगों ने कहा कैसे, रिटर ने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से आत्मा के लिए शरीर बनता है ना, आत्मा होती है, आत्मा के लिए जिस प्रकार से शरीर को बनाया जाता है, भगवान बनाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए भगवान ने क्या किया है, पृथ्वी को बनाया हुआ है। तो प्रकृति के अनुसार मानव और मानव के अनुसार प्रकृति आपस में सामंजस्य स्थापित करती हैं। जो सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है उसका यही कार्य है कि पृथ्वी के साथ मानव का सामंजस्य स्थापित कराए और मानव के साथ पृथ्वी का सामंजस्य स्थापित कराए, ठीक है। रिटर का एक फेमस कोट है, रिटर कहा करते थे कि वातावरण एक रंगमंच है, एक स्टेज है, पृथ्वी हमारी जो प्रकृति है एक स्टेज है और मानव उस पर क्या करता है, अपने अपने किरदार को निभाता है, नाटक खेलता है, प्ले करता है, रोल प्ले करता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिटर मुख्य रूप से क्या थे, हाँ, मुख्य रूप से रिटर जो है उद्देश्यवादी थे, ईश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। इनकी जो विधि थी पढ़ने की उसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इनकी विधि क्या थी, निगमनात्मक थी। रिटर की जो पढ़ने की विधि थी निगमनात्मक थी, ठीक ना, निगमनात्मक विधि, अध्ययन पद्धति इनकी निगमनात्मक थी। निगमनात्मक का मतलब क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते थे। ध्यान दीजिएगा, जबकि जो हम्बोल्ट थे वो आगमनात्मक विधि के समर्थक थे, है ना, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते थे। लेकिन रिटर का कहना था कि नहीं, विशिष्ट से हमें सामान्य की तरफ चलना होगा। प्रादेशिक भूगोल में इनका बहुत गहरा विश्वास था, उसके लिए लांडर कुंडे शब्द का यूज़ किया। पृथ्वी का वर्णन अर्धकुंडे 19 खंडों में लिखा इन्होंने, ठीक है। ये दो रचनाएं मुख्य रूप से रिटर की आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसके अलावा जितने भी महाद्वीप और महासागर थे, रिटर महाद्वीपों को आकस्मिक बना हुआ नहीं मानते थे, ठीक ना। रिटर का यह कहना था कि महाद्वीप आकस्मिक रूप से नहीं बने हैं, बल्कि महाद्वीपों को ईश्वर ने बनाया है। वो कहा करते थे कि जब आप यूरोप के महाद्वीपों को देखेंगे और दुनिया के अन्य महाद्वीप जैसे एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ या और सारे महाद्वीपों को जब आप देखेंगे तो उनके तटों में समानताएं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए रिटर ने कहा था कि महाद्वीपों को क्या है, ईश्वर ने बनाया है, ये आकस्मिक बने नहीं हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, रिटर हालांकि जर्मनी में पले बढ़े लेकिन खुद जो है यूरोप का कभी वर्णन नहीं कर सके, है ना। जीवन के इतने लंबा समय तक जीने के बाद भी रिटर कभी भी यूरोप का वर्णन
नहीं कर पाए। अर्धकुंडे में दुनिया के एशिया का वर्णन किया, अफ्रीका का वर्णन किया, दुनिया के बहुत से भागों का वर्णन किया, लेकिन खुद यूरोप के बारे में कभी वर्णन नहीं कर पाए, कभी कुछ बता नहीं पाए। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे रीडर कहते थे कि अगर हमें पृथ्वी पर कोई नियम है, उस नियम के बारे में अगर हमें जानना है तो पृथ्वी से पूछिए। रीडर कहना था कि पृथ्वी के नियमों को अगर हमें समझना है तो पृथ्वी से ही पूछा जाए, पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई एक कल्पना बना लें। रीडर का मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? हम्बोल्ट की बातों को रीडर कुछ कुछ जो है अस्वीकार कर देते थे, कहते थे कि नहीं, प्रकृति ने सब बनाया, रचा बसाया है। ठीक, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएंगे, वो ये है कि रीडर खुद एक आर्म चेयर जियोग्राफर थे। रीडर जो है आर्म चेयर जियोग्राफर थे, ये भी जो है कि आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता थे, लेकिन खुद ये मानते थे कि भूगोल को पढ़ने के लिए और भूगोल को पढ़ाने के लिए आर्म चेयर जियोग्राफी नहीं होना चाहिए। रीडर खुद तो आर्म चेयर जियोग्राफर थे, लेकिन ये मानते थे कि भूगोल अगर आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, तो आर्म चेयर नहीं होना चाहिए। एक किसी क्लास में, किसी रूम में भूगोल को न तो पढ़ा जा सकता है और न तो पढ़ाया जा सकता है। अगर भूगोल को जानना हो तो आपको भ्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यात्राएं की थी इन्होंने, ऐसा नहीं था कि रीडर ने यात्राएं नहीं की, लेकिन जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ये ऑफिस में बैठ के अपना सब लिखा करते थे। इसके अलावा रीडर की और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें हम्बोल्ट से समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम्बोल्ट और रीडर दोनों लोग जो है आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन है? हम्बोल्ट और रीडर हैं, लेकिन दोनों की अध्ययन की विधियां अलग अलग हैं। हम्बोल्ट जहां आगमनात्मक विधि का समर्थन करते थे, वहीं रीडर निगमनात्मक विधि का समर्थन करते थे। रीडर ने जो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विकास किया था। एक बात और आप नोट कर लीजिएगा, रीडर ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता में एकता, विविधता में एकता का समर्थन किसने किया था? कार्ल रीडर ने। क्लियर है? हम्बोल्ट भी प्रकृति को, मतलब पूरी पृथ्वी को एक जैविक इकाई मानते थे, मतलब पूरी पृथ्वी को एक मानते थे। कौन? हम्बोल्ट भी, है ना। प्रकृति की एकता का निरूपण किया था हम्बोल्ट ने, और रीडर भी कहा करते थे क्या? विविधता में एकता। तो ये जो चीज़ें हैं, रीडर और हम्बोल्ट में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं, ठीक ना। असमानताओं में याद रखिएगा, असमानताओं में क्या था? हम्बोल्ट जहां आगमनात्मक विधि से अध्ययन करते थे, वहीं रीडर क्या थे? निगमनात्मक विधि से अध्ययन करते थे। हम्बोल्ट जहां पर जो है ईश्वरवादी नहीं थे, वहीं जो रीडर थे वो क्या थे? ईश्वरवादी थे। क्लियर है? तो कुछ ऐसी बातें हैं। इसके अलावा हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे, और रीडर भी विविधता में एकता की बात करते थे। जो ये टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इसका विकास किसने किया? रीडर ने किया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। समानताओं में एक बात और समझिए आप, महाद्वीपों की अवधारणा किसने दी? हम्बोल्ट ने दी। जैसे आज हम पढ़ते हैं ना कि दुनिया में इतने महाद्वीप हैं, तो उस समय महाद्वीप कोई नहीं कहता था, महादेश वगैरह करते थे। लेकिन महाद्वीपों की जो अवधारणा है कि यहाँ बड़ा बड़ा होगा और इतना ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको महाद्वीप बोलेंगे, छोटा होगा तो उसको द्वीप बोलेंगे, तो महाद्वीपों की अवधारणा किसने दी? हम्बोल्ट ने दी। तो वहीं रीडर ने महाद्वीपों को क्या बताया? ईश्वर द्वारा बनाया हुआ बताया, न कि आकस्मिक बना हुआ बताया। क्लियर है? तो ये कुछ हम्बोल्ट और रीडर की बातें हैं, याद रखेंगे आप इनको। रीडर की सारी चीज़ें हैं, टेलियोलॉजिकल जियोग्राफर थे, प्रयोजन मूलक थे, और कहते थे कि भूगोल का उद्देश्य भी क्या है? प्रयोजन मूलक है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहते थे कि भूगोल में, ठीक ना, ज्योग्राफी में जैसे पृथ्वी तल का अध्ययन हम मानव निवास के रूप में करते हैं, लेकिन ये कहते थे कि भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो पृथ्वी का बस ऊपरी भाग होना चाहिए, ना कि उसका निचला भाग, मतलब भूपपड़ी जिस पर मानव रह रहा है। भूगोल का अध्ययन क्षेत्र वहीं तक होना चाहिए, समूची पृथ्वी को हम उसमें शामिल नहीं कर सकते। ये कहना था किसका? रीडर का, कि सिर्फ ऊपरी भूपपड़ी जिस पर मानव रह रहा है, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र वही हो, न कि पूरी पृथ्वी हो। क्लियर है? तो यही सारी बातें हैं। और
अब यहाँ से फिर हम लोग जो अन्य जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के जो भूगोलवेत्ता हैं, जैसे आस्कर पेशेल हैं, रिस्टोफेन है, रेडजेल हैं, इन सबको हम धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जब ये लोग मरे 1859 में ही डार्विन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था। उसने दुनिया के समक्ष बहुत सारी बातें लाके खड़ी की, है ना, और बहुत कुछ जो है बताया, लेकिन वो एक ब्रिटिश थे और उनकी बात हम लोग करेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में। फिलहाल यहाँ हम अभी जर्मन चल रहा है तो डार्विन की बात ना करेंगे, ठीक है। आपको बता दिया कि 1859 में ही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन हुआ था। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता बताई गई थी और ये बताया गया था कि जो अनुकूलित कर लेगा जीव वही बचेगा, जो ताकतवर होगा वही बचेगा, जो प्रकृति के अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर पाएगा, वो प्रकृति से सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा, वो नहीं बचेगा, उसको नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें थी, ठीक है। क्विज करने के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, और हर एक टॉपिक पे, हर एक विषय पर टाइमली क्विज कराया जाता है। आप वहाँ क्विज कर सकते हैं आराम से। कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं।